वेरी गुड आफ्टरनून मैम। थैंक यू सो मच, आज आप हमारे साथ हैं। मैम मैं जानना चाहूँगा, आप काफ़ी दिनों से आप लोग कोरोना से के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। मैम मैं जानना चाहूँगा होम्योपैथी का कोरोना की इस लड़ाई में क्या रोल रहा? होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति हमारे आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार हमने होम्योपैथी की जो मेडिसिन हैं उनको जैसे ही कोरोना महामारी पेंडेमिक हमारे देश में हमने कदम रखा, जैसे तो ये जैसे ही पता चला कि कोरोना जैसी कोई बीमारी वायरल डिजीज फैल रही है, तो हमारी मिनिस्ट्री के तुरंत गाइडलाइन आ गई। तो उस गाइडलाइन के अनुसार जीनस एपिडेमिक्स के तौर पे आर्सेनिक एल्बम 13 को उन्होंने कहा कि ये मेडिसिन जो है ये इम्यून बूस्टर का काम करती है, और क्योंकि इसके जो लक्षण होते हैं जो कोरोना के वायरल में आमूल लक्षण देखे जाते हैं, पाए जाते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, सर्दी जुकाम से चालू होता है फिर ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाता है। तो क्योंकि आर्सेनिक एल्बम दवाई जो है ये इन्हीं तरह के लक्षणों पे बहुत कारगर साबित हुई है, इसीलिए इसको जीनस एपिडेमिक्स बोल के इसको हमारी मिनिस्ट्री ने हमारे CCNL द्वारा इसको सिलेक्ट किया गया था, और इसको बांटने की गाइडलाइन और नोटिफिकेशन आया था भारत सरकार से। उसको मध्य प्रदेश शासन ने आर्सेनिक एल्बम को पूरे मध्य प्रदेश में 55 जिलों में ये आर्सेनिक एल्बम बांटी गई है, जिसमें हमारे महाविद्यालय का बहुत अहम भूमिका रही है। भोपाल शहर में जहाँ पर 23 से 24 लाख की जनसंख्या है, इस 23 से 24 लाख की जनसंख्या में हमने आज दिनांक तक हमें लगभग 7.5 लाख लोगों को औषधि आर्सेनिक एल्बम एज अ प्रिवेंटिव इम्यून बूस्टर बांटी है। इसमें से हमने 60,000 लोगों का फॉलोअप भी लिया है, और ये पाया 60,000 लोगों से जब हमने फीडबैक लिया कि आर्सेनिक एल्बम 13 खाने के बाद आपको किस कोई लक्षण आए कि नहीं, तो उसमें हमने देखा कि 5,000 5,500 तो हमारे उसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, और उसमें से हमने देखा कि 60,000 का जो हमने फीडबैक लिया उनमें से कुछ ही लोगों को 0.001%, जैसे 7 लोगों को ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम आई, 4,000 लोग होम्योपैथी के अलावा एलोपैथी या आयुर्वेदिक औषधि भी ले रहे थे। तो कुल मिला के 60,000 की जनसंख्या में से 54,000 ऐसे 54,000 ऐसे थे जिनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है, और उनको कोई और औषधि नहीं लेनी पड़ी, न उनको अस्पताल जाना पड़ा है। तो हम ये फॉलो दोबारा इनको इम्यून बूस्टर, हम इन सारे पेशेंट्स को फॉलोअप में रखें। मैं जानना चाहूँगा कि जिन लोगों को आपने आर्सेनिक एल्बम बांटी थी उनमें से क्या कोई पेशेंट्स ऐसे आए जो पॉजिटिव पाए गए हो कोविड के लिए? अभी हमने जैसे संस्था लेवल पे जो हमने औषधि बांटी भोपाल शहर में, तो हमने देखा कि 7 लाख लोगों को हम दवाई औषधि बांटी थी, लेकिन हम पूरे 7 लाख लोगों का फीडबैक एक साथ नहीं, जैसे कि हमने रैंडमली 60,000 लोगों से फ़ोन द्वारा हमने पूछा, तो 60,000 लोगों में तो जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स भी थे 5,500 के करीब, और हमारे 1,800 जो घर थे लोग थे वो कंटेनमेंट एरिया में, तो कंटेनमेंट जोन के लोगों को भी हमने देखा कि किसी को भी कोविड पॉजिटिव तो आया ही नहीं, कोरोना ऐसे लक्षण भी नहीं पाए। मैं जानना चाहूँगा कि कोरोना को लेकर लोगों में काफ़ी भय है। ये जो डिसीज़ है इसका कैसे लोगों में एक्सपोजर होता है और प्रोग्रेस कैसे होता कोरोना कोविड-19 ये जो वायरस है, सार्स-2 वायरस जिसे कहते हैं, ये क्योंकि हमारे लिए नया वायरस है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये नया है, तो हमारे बॉडी में लोगों में इसमें की इम्यूनिटी प्राप्त नहीं है, इम्यूनिटी अभी बनी नहीं है, तो इसीलिए लोगों में जो घबराहट थी, शुरुआत में तो लोगों को जो जिस तरह का चीज़ें बताई गई कि पेशेंट की मृत्यु हो जाएगी और उसका कोई इलाज नहीं, तो ये तो घबराना या डर करना जरूरी इसलिए था कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग में लोग बाहर आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो अमूमन ये कोरोना वायरस एक फ्लू जैसा ही लक्षण पैदा करता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके ये सर्दी जुकाम छींकने जैसी बीमारी करता है, सोर करता है गले में। यदि हमने इस वायरस को मल्टीप्लिकेशन इस वायरस का इन्हीं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रोक लिया गया और सिम्टम को आगे बढ़ने न दिया गया लंग्स में, तो ये निमोनिया जैसे लक्षण नहीं करेगा। और क्योंकि इस बीमारी के बारे में ज़्यादा स्टडी अभी चली रही है, क्योंकि नया वायरस था, इसकी मोड ऑफ एक्शन ज़्यादा पता नहीं था हमें, तो इसलिए लोग घबराए हुए थे, डरे हुए थे, जो कि वाजिब भी था और डरना। और इस तरह से ये बीमारी फैलती ऐसे है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लंग्स में चली जाती है, लंग्स में जाने के बाद में ये लंग्स के जो एल्वियोलाई लेवल
डैमेज कर देती है, फाइब्रोसिस कर देती है। और इसीलिए बहुत जल्द से जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और एकदम से ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरने लगता है और पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत होती है। तो हमारा यही कहना है कि यदि हम इस बीमारी को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जब सर्दी जुकाम के लेवल पे वायरल के मल्टीप्लिकेशन को रोक लिया जाए इम्यून बूस्टर औषधियों द्वारा या अच्छे खान पान द्वारा, गर्म पानी, जिंक, मल्टीविटामिन और खान पान में प्रोटीन अच्छी मात्रा में ली जाए और इम्यून बूस्टर या कुछ हमारी जो औषधियाँ जो होमोपैथिक औषधियाँ जो हेल्पफुल साबित होगी, इन सबको लेके हम इस बीमारी को से निजात पा सकते हैं, इसको मात दे सकते हैं। मैम जहाँ तक मेरी जानकारी है 13 मई से करीबन आपके हॉस्पिटल को सीसीसी कोविड केयर सेंटर के रूप में बनाया गया है। मैं जानना चाहूँगा कि तब से लेके अभी तक कितने आपके साथ स्टाफ मेंबर्स थे जो फ्रंटलाइन वर्कर रहे और जिन्होंने एक को प्रशासन द्वारा हमारे अस्पताल को आयुष का ये सबसे पहला अस्पताल है मध्य प्रदेश में भी और मुझे लगता है कि पूरे देश में भी, जिसमें आयुष के होम्योपैथिक चिकित्सा हॉस्पिटल को कोविड केयर सेंटर के तौर पे प्रशासन ने चिन्हित किया, इसको डिजिग्नेट किया। और क्योंकि हमारी सुविधाएं देखते हुए हमारे यहाँ आईसीयू वेंटिलेटर्स हैं, ये सेमी आईसीयू है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, हम और सारी व्यवस्था को देखते हुए हमारे अस्पताल केयर सेंटर के रूप में चुना गया। 13 मई से यहाँ पे पेशेंट की भर्ती होना चालू हुई। 40 बेड एक्सक्लूसिवली कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के हमने रखे हैं, जिसमें 40 बेड 3 दिनों में हो गए थे। तब से लेके कोविड केयर सेंटर में तो हमारे डॉक्टर्स मेडिकल ऑफिसर्स हैं, फैकल्टी हैं, पीजी सब काम कर रहे हैं। तो लगभग एट ए टाइम हमारे 10 से 12 लोग ड्यूटी पर रहते हैं, राउंड द क्लॉक ड्यूटी पर रहते हैं, पेशेंट्स को मॉनिटर करते रहते हैं, ताकि कोविड केयर सेंटर में बेसिकली माइल्ड या सिम्टोमेटिक केसेस को भर्ती किया जाता है। तो हमारा मेन उद्देश्य यही था कि यहाँ पर जो पेशेंट भर्ती हुए हैं कोविड केयर सेंटर में, जिनको हल्के फुल्के लक्षण शुरुआत में पॉजिटिव आने के बाद लाए गए, तो ये वायरस जो है उनके अंदर मल्टीप्लाई ना करें, इनके लक्षण आगे न बढ़े, इसलिए हम सतत पूरे टाइम मॉनिटरिंग करते थे कि इनका SpO2 जो लेवल है, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है, नीचे ना गिरे, ताकि परेशान बीमारी आगे ना बढ़े। इसलिए हम बिल्कुल रात दिन हमारे डॉक्टर सजग रहते थे और हमने आज दिनांक तक 2 महीने होने पर और हमने 250 पेशेंट यहाँ पे एडमिट हुए हैं और जिसमें से 220 के लगभग डिस्चार्ज हो गए हैं, बाकी उपचाराधीन हैं यहाँ पर। तो एक भी पेशेंट को यहाँ से हमें इमरजेंसी में उनकी कंडीशन खराब नहीं होने थी और हमें यहाँ से रेफर करने की नौबत हमारे पास हमने यही कोशिश की कि जैसे पेशेंट हमारे CCC में आता था, हम उसको मेंटल, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स के साथ बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, कुछ कैसे होगा क्या होगा, घबराए हुए होते हैं। एक पेशेंट ने तो हमसे कहा कि हम यहाँ पे जब आए एम्बुलेंस में घंटी को रोते हुए आए थे और आज हंसते हुए यहाँ से जा रहे हैं। तो लोगों का बहुत डर था, काउंसलिंग के थ्रू साथ में हम लगातार बातचीत करते रहते थे सभी पेशेंट से, और हमने सभी को जो भी परेशानी आई, बुखार आया, सांस लेने में थोड़ी बहुत तकलीफ जैसी शुरू होती थी, हमने होम्योपैथिक औषधि लक्षणों के आधार पर दी और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। 2-3 दिन में पेशेंट बढ़िया हो गए और 10 दिन यहाँ रहने के बाद 11वें दिन यहाँ से डिस्चार्ज हो गए। मैं सारी दुनिया से खबर आ रही है कि जितने भी लोग या डॉक्टर्स खुद भी कोरोना के लिए पॉजिटिव हो रहे हैं, आप लोग 2 महीने से काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपके स्टाफ में से अभी तक कितने लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं? अभी तक लगातार 13 मई से जो हम लोग राउंड द क्लॉक ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी बदल रही है, 12 लोग की ड्यूटी लगती है, राउंड द क्लॉक 12 लोगों की लगती है 7-7 दिनों के लिए। तो हमारे सारे डॉक्टर एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन का होम्योपैथी औषधि को नहीं है, आर्सेनिक एल्बम को हमने प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पर लिया है, कैम्पुरा को भी कुछ ले रहे हैं। तो ये मेडिसिन हम लोग एज अ प्रिवेंटिव ले रहे हैं और अभी एक भी हमारे संज्ञान में नहीं है, एक भी डॉक्टर हमारे इंस्टीट्यूट का पॉजिटिव नहीं हुआ है। केवल इंस्टीट्यूट में कोविड में काम करने वाले नहीं, हमारे और भी डॉक्टर जो पीडी डॉक्टर सेंटर से जिन्होंने डोर टू डोर जाके कंटेनमेंट एरिया में भी गए हैं, जहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव केसेस मिले थे, जैसे कि जहांगीराबाद एरिया हमारा बहुत भारी रेड जोन एरिया था, वहाँ रेड जोन में भी गए, कंटेनमेंट एरिया में भी गए, डोर टू डोर जाके लोगों को दवाई दी, लेकिन हमारा एक भी डॉक्टर आज तक पॉजिटिव नहीं हुआ है। और हर तरीके के हमने स्क्रीनिंग में हमारे डॉक्टर्स की ड्यूटी लगी हुई है, कर रहे हैं सिविल कोरोना अभियान में,
स्क्रीनिंग में डॉक्टर्स की लगी हुई है, डोर टू डोर जाके आर्सेनिक एल्बम पार्टनर वहाँ ड्यूटी लगी हुई है, कोविड केयर में हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ, हमारी औषधि हम खाते हैं, बूस्टर डोज लेते रहते हैं, और अभी आज दिनांक तक हमें कोई भी संज्ञान में रिकॉर्ड में नहीं है कि किसी को भी कोविड पॉजिटिव कोई भी डॉक्टर हमारा हो। मैम जाहिर सी बात है, ये कोई मिरेकल ही हो सकता है कि अभी तक आपके पूरे इंस्टीट्यूट में कोई भी व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव नहीं आया है, चूँकि संक्रमित इतना फैल चुका है। मैं जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि इसके पीछे मुख्य वजह क्या हो सकती है? देखिए, एक तो हम तो यही कहेंगे, क्योंकि हम डोर टू डोर जाके हमारे सभी डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, कोविड में भी काम कर रहे हैं हम लोग, कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ, तो हर तरीके के पेशेंट्स आते हैं हमारे CCC वार्ड में। हमारी रिसर्च भी चल रही है, तो हम लोग RT-PCR टेस्ट भी लगाते रहते हैं, तो जिसमें CT काउंट सेल्स का देखते हैं, वायरल लोड देखते हैं पेशेंट। तो जो CCC में भी आते हैं तो हम देखते हैं कि अच्छे खासे वायरल लोड के साथ भी पेशेंट आते हैं, तो इसमें भी ड्यूटी कर रहे हैं। तो मुझे यही लगता है कि हाँ, आर्सेनिक एल्बम इम्यून बूस्टर डोज औषधि हम लोग क्लियर है टाइम टू टाइम, डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत अच्छा इम्यूनिटी को दे रही है, और हम लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो मैम मेरा अगला सवाल है कि आप अभी जब कोरोना के दौरान लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपके यहाँ 250 पेशेंट अभी तक एडमिट हो चुके हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि अभी तक आपने उन लोगों के लिए कितनी मेडिसिन और क्या क्या मेडिसिन दी? देखिए, अमूमन तो हम कोविड के जो पेशेंट्स आते हैं जिनमें जो लक्षण है, एक तो सांस लेने की तकलीफ, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लक्षण होते हैं, सीने में दर्द होता है, कुछ और भी लक्षण हैं जैसे कि उनको उल्टी होना, बदली होना, डायरिया होना, बदन दर्द होना, इस सारे लक्षणों को जो कोविड के लक्षण हैं, ऐसे पेशेंट में लक्षण बताते हैं, तो हमारी कुछ ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं जो स्पेसिफिकली हमारी फार्माकोपोइया में लिखा हुआ है लक्षणों के बारे में, ऑब्ली आइडेंटिफाइड मेडिसिन हैं जो इस तरह के वायरल के फ्लू के लक्षणों में हमेशा से ही हम देते आए हैं, उनके अच्छे रिजल्ट हैं। तो लक्षणों के आधार पे और पेशेंटों के जो इंडिविजुअल पेशेंट के अनुसार हम लोग मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। उसमें ज़्यादातर जो मेडिसिन हम देख रहे हैं वो आर्सेनिक एल्बम, ब्रायोनिया, कैम्फोरा, लाइकोप्रोडियम, इस तरह की 4-5 ग्रुप ऑफ मेडिसिन आ रही हैं जो बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैम बहुत सारी मेडिसिन आपने पेशेंट्स को दी हैं, लोग चाहते हैं कि कोविड के लिए एक मेडिसिन दी जाए, तो क्या होम्योपैथी से ये पॉसिबल है कि कोई एक मेडिसिन कोरोना के कंप्लीट ट्रीटमेंट में दी जा सके? देखिए, मास प्रोफाइल एक्सिस में तो आर्सेनिक एल्बम को ही चलाया गया और उसके अच्छे रिजल्ट्स भी हैं मास प्रोफाइल एक्सिस में, लेकिन जहाँ क्यूरेटिव की बात है, जहाँ पर ट्रीटमेंट पार्ट की बात है, तो उसमें कोई ऐसा एक मेडिसिन तो ना एलोपैथी में भी दे रहा है जहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है उनका, तो इट डिपेंड्स ऑन द लक्षणों के आधार पे, जैसे जैसे फीचर्स आते हैं पेशेंट में, उसी आधार पे मेडिसिन का सिलेक्शन होता है ना। तो उसी तरह से वो मेडिसिन, उसी तरह से हमारे यहाँ भी जैसे जैसे पेशेंट लक्षण बताते हैं, अगर किसी को गले में दर्द है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो उसके लक्षण अलग होंगे। किसी को बदन दर्द है या कुछ और लक्षण है, सर में दर्द है, तो उसकी मेडिसिन अलग होंगी। तो इसी तरह से मेडिसिन का सिलेक्शन जो होता है पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। जी मैम, मैं जानना चाहूँगा कि भारत सरकार की जो प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइन है, उसमें लिखा हुआ है कि हर पेशेंट को SCQ देने का है, तो मैम मैं जानना चाहूँगा कि क्या आप लोग भी हाइड्रोक्लोरोक्विन का इस्तेमाल कर रहे हैं पेशेंट्स के ट्रीटमेंट? एक्चुअली भारत सरकार का आपने कहा, तो जो ICMR की गाइडलाइन है या WHO की पूर्व में गाइडलाइन थी कि SCQ देना है, तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तय किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो तय किया गया, तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अनुसार उसमें HCQ मल्टीविटामिन्स, जिंक्स, विटामिन C, इन सब औषधियों का प्रयोग उसमें बताया गया था। तो उसी अनुसार HCQ हम लोग, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को हम छेड़ नहीं सकते, ये गाइडलाइन आए कि भाई आपको स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को तो देना ही है ना। जबकि 15 साल से जो कम उम्र के बच्चे हमारे आते हैं CCC में, तो गाइडलाइन के अनुसार 15 साल की कम उम्र के बच्चों में HCQ देने के नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं। तो 15 साल की कम उम्र के बच्चों को तो HCQ नहीं दे रहे हैं, वो केवल हमारे होम्योपैथिक औषधियों पे ही रहते हैं। हमारे यहाँ आज दिनांक तक हमारी CCC में 38-40 बच्चे आ चुके हैं जो 15 साल की कम उम्र के बच्चे थे और जो पॉजिटिव बच्चे थे, और पॉजिटिव और कुछ ऐसे भी थे जो नेगेटिव थे लेकिन पॉजिटिव के बीच में रह रहे थे, और उनको हमने होम्योपैथी औषधि ही दी। तो मैम क्या मैं आपका ये संदेश इसी तरह समझूं कि होम्योपैथी खुद भी इतनी कैपेबल है कि कोरोना को कम्प्लीटली ट्रीट कर सके? होम्योपैथी बीमार को ठीक करती है, बीमारी से, चाहे फिर वो आप उसको कोरोना का नाम दे दें या फ्लू का नाम दे दें या डेंगू का नाम दे दें,
तो हम लोग जो है पर्सन को स्टडी करते हैं, उस पर्सन को स्टडी करने के बाद हम जो दवाई निकालते हैं और उस अनुसार पेशेंट को दवाई दी जाती है और फिर वो एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट, मिराकुलस रिजल्ट देता है। मैम एक छोटा सा सवाल है कि जब हम गूगल पे होम्योपैथी सर्च करते हैं तो विकिपीडिया लिखता है कि होम्योपैथी इज अ स्यूडो साइंस। इस बारे में आपका सभी क्या संदेश? विकिपीडिया पे लिखा हुआ सीडो साइंस, जी देखिए पूरी की पूरी मिनिस्ट्री है, आयुष मिनिस्ट्री है, और पूरे देश में हज़ारों की तादाद में आयुष के डॉक्टर्स हैं। एक पूरी की पूरी पैथी है, पूरा का पूरा 5.5 साल का BHMS का कोर्स होता है, MD कोर्स होता है, पूरी मिनिस्ट्री चल रही है। तो किसी सीडो साइंस या नीम हकीम को लेके तो ये सब चीज़ नहीं हो सकती है ना। और दूसरा चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जो हमें पहले नहीं पता थी। पहले हम केवल एटम की बात करते थे, फिर नैनो टेक्नोलॉजी की बात करने लगे। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? नैनो पार्टिकल, एटम के बाद में हम न्यूक्लियस पे आ गए, न्यूक्लियर के लेवल पे उसको भी हमने ब्रेक किया। तो उसी तरह से होम्योपैथी औषधि को कुछ लोगों का ऐसा मानना है, लेकिन कुछ लोगों के मानने से नहीं होता है। ये इतने इसके एविडेंस, इतने सारे एविडेंस है, क्लिनिकल बेस्ड है, सारे रिसर्चेस चल रही हैं, कुछ रिसर्चेस पब्लिश हो चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है। और होम्योपैथी माइन्यूट से माइन्यूट जो उसके डिपेंड, ये एक डायनामिक जैसे एटम बॉम्ब है, उसमें पावर होता है ना। उसी तरह से इसके फिजियोलॉजिकल कंटेंट भले ही नहीं होते हैं, क्योंकि हम इतना मिनिमाइज़ कर देते हैं इसके केमिकल कंटेंट को, केवल उसके पावर को हम रिटेन करके रखते हैं और ना कि उसके फिजियोलॉजिकल कंटेंट। इसलिए इससे हार्मफुल नहीं है, कोई इससे साइड इफ़ेक्ट ज़्यादातर नहीं होते हैं और ये अच्छे रिजल्ट्स ही देती है। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि ये सीडो साइंस, लोग इसको, क्योंकि इसके अंदर फिजियोलॉजिकल डोजेस और केमिकल कंटेंट्स को हम फ्रिक्शन लेवल माइनस फ्रैक्शन करते जाते हैं, एकदम माइन्यूट करते जाते हैं, और इस तरह से उसको इसके केमिकल कंटेंट को तो कम करते जाते हैं, लेकिन इसकी जो पावर है उसको बढ़ाते जाते हैं। तो ये अपने आप में एक साइंस ही है। मैम मैं जानना चाहूँगा एक आखिरी संदेश आपका कोरोना और होम्योपैथी के लेके आम जनता के। मेरा यही संदेश है सभी लोगों से कि डरे ना, कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगाएं, हैंड वॉश करें, ये सारे एहतियात बरतें। इस सारे एहतियात बरतने के साथ अपना खान पान अच्छे से रखें। होम्योपैथी की औषधियाँ ज़रूर लें और ये होम्योपैथी की औषधियाँ लीजिए। देखिए हम लोग होम्योपैथी के सारे पॉजिटिव लोगों के साथ काम कर रहे हैं, हम डोर टू डोर जा रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स, और सारी औषधियाँ होम्योपैथी की एज अ प्रिवेंटिव औषधियाँ ले रहे हैं और बहुत स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं। तो सारी चीज़ों को मेंटेन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाएं, हैंड वॉशिंग करें, सारे नियम हाइजीन का फॉलो करें और इम्यून बूस्टर औषधियाँ होम्योपैथी के लिए, आपको कुछ नहीं होगा, आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। मैम आखिरी सवाल, आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस या कोई केस जो कोरोना के दौरान आपने हैंडल किया हो या देखा हो जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हुआ? हमारे CCC पे ही मास प्रोफाइलेक्सिस में तो हमारे डॉक्टर्स जाते थे, लेकिन CCC में जब हमारे पेशेंट एडमिट होना चालू हुए 13 मई से, तो हमने देखा कि पहले 3 दिन में हमारे पूरे 46 बेड भर गए। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे जिनको 15 साल से कम उम्र के बच्चों को तो SCQ नहीं दिया था, लेकिन उनको बुखार भी था, सोर थ्रोट भी था। हम उनका बार बार SpOT ऑक्सीजन सेचुरेशन भी मेंटेन देख रहे थे कि कहीं चीज़ें कंडीशंस वर्स ना हो, और टेम्परेचर भी मॉनिटर करें। तो उसके बाद हमने होम्योपैथी हमारी औषधियाँ दी, आर्सेनिक एल्बम दी, बहुत मिराकल रिजल्ट। 24 घंटे में पेशेंट बहुत ठीक हो गया और फिर 10 दिन तक उसको कोई परेशानी नहीं। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस थे। एक 45 ईयर्स की लेडी थी जिनको हमने यहाँ लाया, तो पहले तो बहुत डरी हुई थी, उनको हमने काउंसलिंग करी, यहाँ पे रखने के लिए उनको तैयार किया। उसके बाद में हमने उनको होम्योपैथी की कुछ औषधियाँ दी हमारी, उनके इंडिविजुअलाइजेशन के आधार पे। बहुत इतने मिराकल्स रिजल्ट है। कुछ लोगों को तो HCQ खाने के बाद उसके जो परेशानियाँ हुई, उल्टियाँ होने लग गई। फिर हमने उनका लीवर फंक्शन टेस्ट, हमारे यहाँ जो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, तो देखा कि उनका SGOT SGPT भी अच्छा खासा ये हो रहा है और लीवर में भी था, लीवर फंक्शन टेस्ट एबनॉर्मल आया। तो फिर भी हमने उनको अपनी होम्योपैथी औषधियाँ दी। तो कुछ एक आध दो कंडीशन में उन्हें SCQ लेने से मना कर दिया कि हम ये नहीं खाएंगे, हमें तकलीफ़ हो रही, सीवियर गैस्ट्राइटिस हो रही थी,
लेकिन हमने उनको हमारी साथ में औषधियाँ होम्योपैथी औषधियाँ दी और बहुत अच्छा मिराकल्स रिजल्ट मिला और 10 दिन तक पेशेंट हमारे CCC में रह के 11वें दिन स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुआ। थैंक यू सो मच मैम, आपके लिए आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू।